तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। म्यूचुअल फंड्स नाम सुनते ही थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है ना, जैसे कोई अजीब सी भूल भुलाइयां हो, पर सच कहूं तो इसकी मैकेनिक्स बहुत सिंपल हैं। आज हम इस कॉम्प्लेक्स लगने वाले टॉपिक को वेल्थ बिल्डिंग के एक बिल्कुल एक्सेसिबल और सीधे रोड मैप में बदलने वाले हैं, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चीज़ों को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए हम इन 5 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर एनएवी का मैथ, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद बेनिफिट्स, रिस्क्स और फीस, और आखिर में बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ एक कंपैरिजन। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड्स, और समझते हैं रिसोर्सेज को पूल करने की ताकत। अब यहाँ एक बड़ा बेसिक सा सवाल आता है। एक आम निवेशक एक ही वक्त में देश की 50 टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना कैसे अफोर्ड कर सकता है? सोचकर देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के इंडिविजुअल शेयर्स खरीदना बहुत महंगा पड़ता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। एक सिंगल शेयर ही हजारों का हो सकता है, और यही चीज स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है। लेकिन इसका एक बड़ा ही शानदार सोल्यूशन है, रिसोर्सेज को एक साथ पूल करना यानी मिलाना, और यही म्यूचुअल फंड्स का कोर कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी हजारों निवेशकों से छोटे छोटे रकम इकट्ठा करती है, फिर इस एक बड़े पूल्ड अमाउंट को डाइवर्सिफाइड एसेट्स खरीदने में लगा देती है। इससे एक अकेले इंसान की परचेजिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझिए, अकेले एक पूरी बिल्डिंग खरीदने के बजाय कई लोग मिलकर उसके छोटे छोटे हिस्से खरीद लें। सिंपल, राइट? इस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के एग्जाम्पल से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। 50 अलग अलग स्टॉक्स को अलग से खरीदना, फिर उन्हें रोज ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है। इसके बजाय एक निवेशक सिर्फ इस एक फंड को चुन सकता है। बस इस एक इन्वेस्टमेंट के जरिए रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक जैसी देश की दिग्गज कंपनियों में प्रोपोर्शनेट एक्सपोजर मिल जाता है। मेहनत कम और मार्केट के टॉप प्लेस में हिस्सेदारी बिल्कुल पक्की। अब बढ़ते हैं आगे, सेक्शन 2, द मैथ बिहाइंड एनएवी। आइए देखते हैं इन यूनिट्स की प्राइसिंग आखिर होती कैसे है। नेट एसेट वैल्यू यानी नेव, ये टर्म सुनने में थोड़ी टेक्निकल जरूर लगती है, पर असल में ये म्यूचुअल फंड के मैथ का धड़कता हुआ दिल है। ये प्रैक्टिकली हर दिन एक सिंगल म्यूचुअल फंड यूनिट की ट्रू डेली वर्थ बताता है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कीजिए और जो बचे उसे टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। मार्केट बंद होने के बाद हर रोज ये कैलकुलेशन होती है ताकि निवेशकों को सही वैल्यू पता चल सके। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल 63 करोड़ यानी 63 करोड़ रुपए का एसेट पूल है। अब देखिए ये कितना डाइवर्सिफाइड हो सकता है। जैसे स्टॉक्स में 50 करोड़, बॉन्ड्स में 10 करोड़ और बाकी कैश और रिसीवेबल्स में। ये क्लियर दिखाता है कि सिर्फ एक फंड के अंदर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कितना बेहतरीन बैलेंस होता है, वो भी एक्सपेंसेस हटाने से पहले। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ आता है। जब इस पूल से 3 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज माइनस की जाती हैं तो बचते हैं 60 करोड़। फिर इस 60 करोड़ को 6 करोड़ आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड करते ही एक एक्सेसिबल प्राइस निकल कर आती है, सिर्फ 10 रुपए पर यूनिट। हैरानी की बात है ना, यही छोटी कीमत स्टॉक मार्केट के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल देती है। चलिए मैथ समझ लिया, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अपने लिए एकदम सही फिट कैसे ढूंढे? असल में लोग अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड्स चुन सकते हैं। अगर हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड चाहिए तो इक्विटी फंड सबसे आगे हैं, जो सीधे स्टॉक्स में लगते हैं। पर अगर स्टेबिलिटी और कम रिस्क प्रेफर करते हैं तो फिक्स्ड इनकम के लिए डेट फंड्स हैं। अगर इन दोनों का मिक्स चाहिए तो हाइब्रिड फंड्स चुने जा सकते हैं। और हाँ, अगर सिर्फ मार्केट की परफॉर्मेंस को मिरर करना है बिना एक्टिव मैनेजमेंट के, तो इंडेक्स फंड्स का ऑप्शन सबसे आसान और सस्ता होता है। फंड चुनने के बाद बारी आती है स्ट्रैटेजी तय करने की। यहाँ 2 मेन ऑप्शंस होते हैं। पहला, लंप सम यानी एक बड़ा अमाउंट एक ही बार में इन्वेस्ट कर देना, और दूसरा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी। एसआईपी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने का मौका देता है। ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच मार्केट की वॉलेटिलिटी को बैलेंस करने में सच में बहुत मददगार साबित होती है। अब आते हैं एक थोड़े रियलिटी चेक पर। सेक्शन 4, बेनिफिट्स, रिस्क्स एंड फीस। देखिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह इसके दोनों पहलू देखने जरूरी हैं। एक तरफ तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट,
डाइवर्सिफिकेशन और हाई लिक्विडिटी जैसे शानदार बेनिफिट्स हैं। ELSS फंड्स में तो सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स छूट भी मिलती है। लेकिन इनको मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के अगेंस्ट वे करना उतना ही ज़रूरी है। रिटर्न्स कभी गारंटीड नहीं होते, और हाँ, मार्केट में 4000 से ज़्यादा स्कीम्स हैं, जिनमें से सही फंड चुनना एक बड़ा डिलेमा हो सकता है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट कभी मुफ्त में नहीं मिलता। इसकी एक कीमत होती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। ये एक फंड को मैनेज और ऑपरेट करने का टोटल एनुअल कॉस्ट है, जिसे परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। ये कॉस्ट आपके ओवरऑल नेट रिटर्न्स पर सीधा असर डालता है। इसलिए फंड्स कंपेयर करते वक्त कम एक्सपेंस रेशियो देखना हमेशा ज़रूरी है। एक और कॉस्ट है जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है, वो है एग्जिट लोड। ये अक्सर 1% के आसपास होता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ये चार्ज तब लगाती हैं जब यूनिट्स को एक स्पेसिफाइड होल्डिंग पीरियड, जैसे कि 1 साल से पहले, बेच दिया जाए। इसका मकसद सिर्फ पेनल्टी लगाना नहीं है, बल्कि निवेशकों को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए मार्केट में टिके रहने के लिए एनकरेज करना होता है। लेकिन इन फीस और मार्केट रिस्क्स के बावजूद म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा सिल्वर लाइनिंग ये है कि शुरुआत करने का बैरियर लिटरली ना के बराबर है। सच तो ये है कि सिर्फ 100 रुपए की SIP से भी वेल्थ बिल्डिंग का सफर शुरू किया जा सकता है। छोटी बचत भी लंबे समय में कंपाउंडिंग की ताकत से एक काफी बड़ा फंड बन सकती है, जो इसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाता है। अब हम अपने आखिरी हिस्से में हैं, सेक्शन 5, कंपेयरिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जहां हम थोड़ा ब्रॉडर लैंडस्केप देखेंगे। जब म्यूचुअल फंड्स को हम ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी FDs के साथ रखते हैं, तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं, तो वो बेटर रिटर्न्स और हाई लिक्विडिटी ऑफर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ FDs कैपिटल सेफ्टी और प्री डिसाइडेड रिटर्न्स की मजबूत गारंटी देते हैं, हालांकि इनकी लिक्विडिटी थोड़ी लो होती है। चुनाव बिल्कुल इस बात पर है कि जरूरत ग्रोथ की है या स्ट्रिक्टली सेफ्टी की। और अगर सीधे इंडिविजुअल स्टॉक से तुलना करें तो डायरेक्ट स्टॉक्स में आपको डायरेक्ट ओनरशिप मिलती है, लेकिन इसमें कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क ज़्यादा होता है और पूरा पोर्टफोलियो खुद मैनेज करना पड़ता है। वहीं म्यूचुअल फंड्स ये मैनेजमेंट हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स को आउटसोर्स कर देते हैं और रिस्क को कई सारी कंपनीज में स्प्रेड कर देते हैं। इससे स्टॉक मार्केट को लगातार मॉनिटर करने का स्ट्रेस पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, इन सभी रिस्क्स, रिवॉर्ड्स और अपने अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के बैलेंस को देखते हुए आखिर कौन सा इन्वेस्टमेंट व्हीकल भविष्य के लक्ष्यों के साथ सबसे बेहतर फिट बैठता है। म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली एक बेहद पावरफुल टूल हैं, लेकिन इन इनसाइट्स के साथ आगे आने वाले फाइनेंशियल डिसीजंस क्या रूप लेंगे, ये सच में सोचने वाली बात है, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ के सफर में सही जानकारी ही बेहतर भविष्य की चाबी है।